हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण क्या होता है? वितरण का मतलब होता है बंटना, आवेश वितरण मतलब आवेशों का बंटना, सतत मतलब है लगातार, कंटिन्यूअस। तो जब आवेशों का लगातार जो आवेशों का वितरण होता है उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जैसे एक बूंद पानी बूंद बूंद करके जब टपक रहा होता है तो उसे बोलते हैं विविक्त बूंदों का वितरण। विविक्त मतलब डिस्क्रीट, यानी कुछ गैप में, एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ गैप है, उसे बोलते हैं बूंदों का विविक्त वितरण। और बूंदों का सतत वितरण कैसा होगा? लगातार बंटना कैसा होगा? लगातार वितरण मतलब जैसे अगर पानी फ्लो हो रहा हो, पानी जब बह रहा हो, वहाँ पे जो बूंदें होती हैं एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, यानी उसे बोलेंगे बूंदों का सतत वितरण। वैसे ही समझते हैं सतत आवेश वितरण, यानी जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उस पर आवेश सतत रूप से, एक समान रूप से जब वितरित होता है, बंटता है, तो उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कुछ स्टूडेंट समझेंगे सतत आवेश वितरण का मतलब ये है कि आवेश जो हैं, सतत आवेश यानी आवेश जो हैं वो वितरित हो रहे हैं लगातार। आवेशों का सतत आवेश नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है समझने की, आवेश तो विविक्त भी हो सकते हैं, यानी एक आवेश यहाँ है और दूसरा आवेश यहाँ है, यानी ये आवेश दूर दूर हैं, यानी विविक्त हैं। और सतत का मतलब होता है एकदम बिल्कुल एक आवेश ये, दूसरा आवेश ये, तीसरा आवेश ये, चौथा आवेश ये, एकदम बिल्कुल पास पास, इसे बोलते हैं सतत आवेश। और ये हो गया विविक्त आवेश। तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं सतत आवेश वितरण में इस टाइप से आवेश वितरित होते होंगे, ऐसा नहीं है। आवेशों का वितरण सतत है लेकिन आवेश सतत नहीं है। सतत आवेश वितरण का मतलब है आवेश जो हैं वो सतत रूप से वितरित हैं, लगातार वितरित हैं, यानी वितरण सतत है, लेकिन आवेश जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूर दूर हो सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा दूरी बना दी है, पर रियलिटी में दो आवेशों के बीच में बहुत छोटी दूरी होती है, अति सूक्ष्म दूरी होती है, ये ध्यान देने की बात है। तो सतत आवेश वितरण में ये कहानी क्लियर हुई। किसी वस्तु को दिया गया आवेश तीन तरीके से होता है, एक विमीय वितरण, द्विविमीय वितरण और त्रिविमीय वितरण। तो एक विमीय रूप से कैसे वितरित होता है, द्विविमीय रूप से कैसे वितरित होता है और त्रिविमीय रूप से कैसे वितरित होता है। तो हम सभी को एक बात पता है कि एक विमा में एक रेखा बनती है। तो एक विमीय वितरण में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश किसी रेखा के अनुदिश वितरित हो, एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश वितरित हो, चाहे वो सरल रेखा हो, सरल रेखा से मतलब सीधी रेखा, तो जैसे ये आवेश वितरित है, तो इस टाइप के आवेश वितरण को बोलेंगे सतत आवेश वितरण। आवेश दूर दूर हो सकते हैं, आवेश विविक्त हो सकते हैं, पर उसमें फैले हुए आवेशों का जो वितरण है पूरा का पूरा वो एक समान रूप से है। या फिर ये रेखा वक्र रेखा हो सकती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है। ये यहाँ पे भी जो आवेश वितरित हो रहे हैं ये भी सतत आवेश वितरण है, एक समान रूप से आवेश का वितरण है। तो सबसे पहले एक विमीय, अगर हम एक विमा में देखें तो एक विमा में जो सतत आवेश वितरण है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश किसी रेखा के अनुदेश, चाहे वो सरल रेखा हो यानी सीधी रेखा या वक्र रेखा, इस टाइप की रेखा, तो किसी वस्तु को दिया गया आवेश किसी रेखा के अनुदेश वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ये उदाहरण में हम देख सकते हैं। दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। जब किसी आवेश का वितरण पृष्ठ पर एक समान रूप से हो तो उसे बोलेंगे सतत आवेश वितरण। जैसे मान के चलें ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे ये कोई प्लेन सरफेस है और इस पृष्ठ पे आवेशों का वितरण एक समान रूप से होता है तो इसे हम बोल देते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और जो तीसरा है वो है, चलो ये डेफिनेशन बिगाड़ दे रहे हैं और तीसरी बात समझते हैं क्या है। जो तीसरा है वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, इसकी इंग्लिश है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आवेश का वितरण जब किसी वस्तु पर उसके आयतन में हो, यानी आवेश का वितरण एक समान रूप से जब किसी आयतन पर होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मान के चलो किसी बंद डिब्बे में जब आवेश वितरित हों, इसमें पूरे में आवेश भरे हुए हों, इस पूरे बंद डिब्बे में आवेश भरे हुए हैं, इस टाइप के आवेश वितरण को हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। कुछ और टर्म्स समझते हैं जैसे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व क्या है। तो रेखीय आवेश वितरण में ही होता है रेखीय आवेश घनत्व। देखते हैं क्या है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। होता क्या है, हमें ये बात पता है कि इस रेखा पर आवेशों का एक समान रूप से वितरण हो रहा है, इस पूरी रेखा पर आवेशों का एक समान रूप से वितरण हो रहा है। तो अगर हम छोटी सी लंबाई dl ले लें, उस छोटी सी लंबाई dl में, यहाँ dl बहुत छोटी लंबाई है, अति सूक्ष्म लंबाई, तो जब छोटी सी लंबाई में आवेश देखेंगे तो वो भी बहुत छोटा होगा, dq आवेश होगा। तो अति सूक्ष्म लंबाई में वितरित आवेश को यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है dq/dl। मतलब यहाँ छोटी सी लेंथ हमने ले ली, इस पूरे में से बहुत छोटी लंबाई ले ली और उस छोटी सी लंबाई में कुछ ना कुछ आवेश होगा, बहुत छोटा आवेश होगा। तो यहाँ डेफिनेशन बनी कि dl लंबाई में वितरित आवेश dq हो तो उस रेखा में जो आवेश घनत्व है, उस वस्तु पर जो आवेश घनत्व है वो होगा लैम्डा बराबर dq/dl। और ये लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम जो दूसरी डेफिनेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं। सोचो अगर यार dl जो लंबाई है वो एक हो, एकांक हो, यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी हो, तो अगर dl 1 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी dq के बराबर। भाई dq/1 हो जाएगा ना, तो dq/1 हो गया dl dq, तो लैम्डा बराबर dq। तो यहाँ से जो दूसरी डेफिनेशन आ गई वो ये आ गई कि किसी वस्तु पर यदि रेखीय आवेश वितरण हो तो एकांक लंबाई में, एकांक का मतलब 1, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु पर रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश की मात्रा मतलब dq, और ये dq है वो बराबर है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की। तो एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। और जो लैम्डा का मात्रक है वो क्या है, लैम्डा का मात्रक है आवेश का मात्रक लगा दो बटे लंबाई का मात्रक लगा दो, तो इस लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। जल्दी से इसे बिगाड़ नोट कर लें, पॉज करके उसके बाद बिगाड़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो पॉज कर ली होगी उम्मीद है, ठीक है। अब बिगाड़ते हैं इसको और दूसरा समझते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है।
तो आपको पता होना चाहिए पृष्ठीय आवेश वितरण में ही एक कॉन्सेप्ट है, वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, ग्रीक अक्षर है सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं। हमें पता है जब आवेश का वितरण पूरे पृष्ठ में होगा तो वहाँ से एक छोटा सा, जिस तरीके से यहाँ छोटा सा आवेश dq लिया है और छोटी सी लंबाई dl ली है, क्योंकि यहाँ रेखा में वितरित है आवेश। अब रेखा में वितरित है तो रेखा की लंबाई होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पृष्ठ पे वितरित है आवेश तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ रेखीय आवेश घनत्व हो गया लैम्डा, यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया सिग्मा। तो यहाँ आवेश का वितरण है, यहाँ पर भी आवेश का ही वितरण है, यानी dq अपॉन यहाँ dl लंबाई है, यहाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, तो a से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया dA। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से बिल्कुल वैसी डेफिनेशन बना सकते हैं, यदि dA बराबर यानी एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है ये हो जाता है dq अपॉन 1 यानी कि dq के बराबर। तो यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे कि किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा यानी dq को उस वस्तु का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। या ऐसा समझ लो कि सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, और उस dA में देखेंगे कितना आवेश है, छोटा सा dq आवेश। तो क्षेत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया, सिग्मा बराबर dq ओवर dA। कोई कहे यार सिग्मा का मात्रक क्या होगा, तो आप लोगों को ये बात पता है कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर बात समझते हैं। अच्छा, यहाँ पृष्ठीय आवेश वितरण यही था, देख सकते हैं। जैसा मान लो ये कोई पृष्ठ है जिस पर बहुत सारा आवेश वितरित है एक समान रूप से, पूरे पे बहुत सारा आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया, ये समथिंग कोई dA एरिया मैंने छोटा सा ले लिया। इस dA पे जो छोटा सा आवेश होगा dq, इस dA पे कितना छोटा सा आवेश है dq, उसी को बोलेंगे इस पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq ओवर dA। नेक्स्ट बात समझते हैं आयतन आवेश घनत्व की। तो तीसरे नंबर पे हमारा है आयतन आवेश घनत्व, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बात और ध्यान देने की है कि dq आवेश यानी इतना छोटा आवेश लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पूरा आवेश ले लेना, ये पूरा आवेश q होगा और पूरा इस पृष्ठ पे मान लो एरिया है a, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो हो जाएगा सिग्मा बराबर वो q अपॉन a भी सही है। जितना एरिया ले रहे हैं उस एरिया में कितना आवेश है उसी को तो बोल रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। बिल्कुल वैसे रेखीय आवेश घनत्व में लैम्डा बराबर हमने किया था dq अपॉन dl, वहाँ d हटा भी सकते हैं। यानी मान लो पूरी लंबाई l है, पूरा आवेश उस पर टोटल q है, तो लैम्डा बराबर q अपॉन l भी सही है। सेम ऐसे ही बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की। तो आयतन आवेश घनत्व को ग्रीक अक्षर रो से व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ सिग्मा, यहाँ रो, और रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा था। तो रो बराबर आवेश बटे ये आवेश आयतन में वितरित है और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो v से व्यक्त करते हैं, तो dq ओवर dv, ये फॉर्मूला आ गया। या ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ये है, कोई घन है, इस घन में जो अंदर आवेश भरे हुए हैं वो पूरे के पूरे आवेश एक समान रूप से किस तरीके से भरे हुए हैं, एक समान रूप से भरे हुए हैं, और ये आवेश आयतन में भरे हुए हैं। तो इसमें पूरा वॉल्यूम अगर चाहो तो v ले लो और पूरा आवेश q मान लो, तो रो बराबर q अपॉन v, ये भी हो जाएगा।
और सूक्ष्म आयतन इसका अगर हम dv ले लें, जितना भी आयतन आप छोटा सा लें, उस आयतन में देखेंगे कितना आवेश भरा हुआ है। मान के चलो सूक्ष्म आयतन dv में सूक्ष्म आवेश dq भरा हुआ है, तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर हो जाएगा dq/dv। यहाँ पे यदि dv बराबर 1 मीटर क्यूब मान के चलें, आयतन है हमारा एकांक यानी 1 मीटर क्यूब, तो जो आयतन आवेश घनत्व होगा रो वो हो जाएगा dq के बराबर। डेफिनेशन एक और बनेगी इस आयतन आवेश घनत्व की, वो ये होगी कि एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को उस वस्तु पर आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। कोई कहे यार आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो तुम लोगों को आवेश का मात्रक तो पता ही है, कूलम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक जो आयतन आवेश घनत्व रो है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लें। तो अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की। मतलब सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल, जो लगने वाला वैद्युत बल है। इससे पहले हमने जो चर्चा करी थी वो करी थी कि यार एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की, जो कि कूलॉम के नियम से हमने पढ़ा था। जैसे मान के चलें ये दो आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, ए और बी बिंदुओं पर दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। सपोज कर लो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें पता है यार Q1 पे जितना बल Q2 लगा रहा होगा उतना ही बल Q2 पे Q1 लगा रहा होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से दोनों आवेशों के बीच में जो हम लगने वाला बल निकाल रहे थे वो आपस में बराबर थे। यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल था वो क्या था, F बराबर 1/4πε0। मान के चलो ये दोनों आवेश वायु में हैं, तो यहाँ ε0 हो जाएगा, और दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं मान के चलो Q1 पे निकाल रहे हैं बल कितना है। वैसे पता है Q1 पे जितना लगेगा उतना ही Q2 पर लगेगा, और ये बात हमने प्रूफ भी करी थी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एक वीडियो है, उसमें देखें कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, पर फिर से थोड़ा सा एक ब्रीफ समझते हैं उसको शॉर्ट में। सदिश रूप में इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि Q1 पर लगने वाला जो बल है वो Q2 के कारण है। ठीक है, तो पता है यार Q1 पे ये अगर बल लगाएगा तो ये भी प्लस, तो Q2 जो है वो Q1 पर इधर धक्का मारेगा, यानी ये है फोर्स ऑन 1, यानी 1 आवेश पर लगने वाला बल 2 की वजह से। जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी वजह से लगता है उसको बाद में लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया F12 वेक्टर। बिल्कुल वैसे ही 1 जो है वो 2 पर लगाएगा, वो इधर धक्का लगाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लग जाएगा आवेश 2 पर वो हो जाएगा F21, यानी 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण। खैर उसकी बात नहीं हो रही, फिलहाल जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इस Q1 आवेश पर ये कितना बल लगा रहा है, यानी कि Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण। तो जिस आवेश पर लगता है वो पहले 1, 2, और ये मैं लिख रहा हूँ सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में। तो 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से, यहाँ मैंने रख दिया वेक्टर लगा दिया, कांस्टेंट जो भी है वो लिख दिया सीधे सीधे। आवेश दोनों हैं, दोनों आवेश लिख लिए, क्योंकि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है, तो आवेश को तो वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता। लेकिन ये जो r है ना, ये सदिश है। सदिश का मतलब है स्थिति सदिश, यहाँ पे r का मतलब है स्थिति सदिश, क्योंकि यार Q2 बल लगा रहा है Q1 पे, तो जो भी आवेश बल लगाता है वहाँ से हम देखते हैं दूसरे आवेश को। तो Q2 से जब मैंने Q1 को देखा तो मैंने देखा यार Q1 जो है वो कहाँ स्थित है, स्थिति सदिश है r। तो यार r जो है वो r वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी जब Q2 बल लगा रहा है Q1 पे तो r वेक्टर ये आ रही है, और अगर Q1 बल लगाता Q2 पे तो Q1 देख रहा होता, वो ऑब्जर्व करता Q2 को कि Q2 की स्थिति कहाँ है, यानी जिस आवेश पर बल लगता है उसकी स्थिति। तो यहाँ पे Q1 पर बल लग रहा है, मतलब भाई साहब इस 1 की स्थिति देखेंगे यहाँ से Q2 से, तो यहाँ से जब स्थिति दिखेगी तो ये आ रहा है स्थिति सदिश, और ये दूरी होती है r, तो इसको हमने बोल दिया r वेक्टर।
ठीक है। और ये F12 वेक्टर तो इधर है ही है। अब इसको हम सदिश रूप में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो 1 पे लगने वाला 2 की वजह से वेक्टर मैंने लगा दिया है। अब यहाँ r² होता था, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखें? तो देखें बड़े ध्यान से, हमने यहाँ क्या कर दिया, आगे r वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसी में r वेक्टर का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि r वेक्टर के मल्टीप्लाई में एक बात तो है, दिशा तो बता दी, दिशा तो आ गई, लेकिन दिशा के साथ साथ एक r का मल्टीप्लाई और हो गया, मतलब परिमाण और मल्टीप्लाई हो गया r का। तो अगर ऊपर अंश में यानी न्यूमरेटर में r का मल्टीप्लाई हो गया है तो डिनोमिनेटर में r का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ r² है, एक और r अगर हमने इसमें नीचे लगा दी तो r³ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको और गहराई से समझने के लिए लास्ट वीडियो देख लें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को ये भी पता है कि कोई परिमाण होता है, ये r क्या है, परिमाण है। इसको किसी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये r वेक्टर का ही तो परिमाण है r, तो r वेक्टर का परिमाण यानी मॉड लगा दो भाई, r वेक्टर का मॉड यानी मॉड क्या करता है, इस वेक्टर को ख़त्म कर देता है, दिशा ख़त्म हो जाती है, केवल परिमाण रह जाता है। तो यहाँ जो r है ये परिमाण है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं r वेक्टर का मॉड, और उस पर क्यूब लगा है, ये क्यूब हमने इस पर लगा दिया। तो ये जो तुम्हारा निकल के आया है ये सदिश रूप में 1 आवेश पर लगने वाला बल 2 के कारण निकल के आ गया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हमने ये किया है, ये एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पे, मतलब बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण Q2 के कारण, और बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश के कारण और बिंदु आवेश पर लगने वाला बल निकाला है। पर यहाँ पे अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है सतत आवेश वितरण के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण नहीं, सतत आवेश वितरण के कारण और बिंदु आवेश पर, मतलब बिंदु आवेश यहाँ तो होगा जिस पर फोर्स निकालना है, लेकिन जिसकी वजह से निकालना है वो बिंदु आवेश नहीं है इस बार, वो है सतत आवेश। तो ये नोट कर लें, बिगाड़ते हैं फिर, जल्दी से पॉज करें और नोट करें। तो उम्मीद है अब तक लिख लिया होगा। इससे पहले एक और बस छोटी सी चीज़ समझने लायक है, थोड़ी सी याद करने लायक है, वैसे याद होनी चाहिए क्योंकि क्लास 11th की फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस में पढ़ लिया होगा, सदिश विश्लेषण में, ठीक है, या फिर क्लास 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा। जैसे मान के चलें ये कोई मूल बिंदु है O, यहाँ से ये कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है, और ये कोई वेक्टर सपोज करके R वेक्टर है इस दिशा में, ये स्थिति सदिश है, मूल बिंदु से A का स्थिति सदिश, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये B का स्थिति सदिश है। तो स्थिति B मतलब B कहाँ है, यहाँ से देख रहे हैं तो इधर है, सपोज करके ये R1 वेक्टर है मान के चलो, ठीक। और अगर मैं अब निकालूं AB वेक्टर, मेरे को चाहिए AB वेक्टर, तो A से B की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ, तो A से B की तरफ जा रहा हूँ तो B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाया जाता है, मतलब AB वेक्टर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो AB वेक्टर बराबर B का स्थिति सदिश, तो B का स्थिति सदिश OB है, यानी OB वेक्टर में से घटा दो OA वेक्टर, OA वेक्टर, ये हम सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारी निकल के आ गई AB वेक्टर। या ऐसे लिख सकते हो कि यार AB वेक्टर जो है वो है, OB वेक्टर को लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस OA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर। तो यार AB वेक्टर हमारी निकल आई R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, ठीक है। अब मैं अगर ये चाहूँ कि मेरे को यार AB वेक्टर का परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस पर मैं मॉड लगाऊंगा, और मॉड क्या करता है, वेक्टर खत्म कर देता है और केवल परिमाण रह जाता है। तो यहाँ पे AB रह जाएगा, ठीक है, या ये कह लो AB का परिमाण बराबर AB, सही बात है यार, AB का परिमाण तो सिर्फ AB के बराबर है, उसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो AB क्या हो गया यार, जब हमने इधर मॉड लगाया है तो इस वेक्टर में ये लिखा हुआ है, इस पर भी मॉड लगा सकते हैं, तो मॉड में लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, ठीक है। इतना पॉइंट और नोट कर लो, उसके बाद जल्दी से आते हैं सतत आवेश वितरण पे, जल्दी से नोट करें, पॉज करें वीडियो।
उम्मीद है नोट कर लिया है। अब देखें बड़े ध्यान से, सतत आवेश वितरण के कारण निकालना है। और सतत आवेश वितरण हमारा 3 टाइप का है। तो पहला है रेखीय आवेश वितरण के कारण। तो पहले निकालते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण। रेखीय आवेश वितरण के कारण, इसकी वजह से निकालते हैं किसी बिंदु पर कि कितना विद्युत बल लगेगा। ठीक है, तो मान के चलो ये कोई रेखीय आवेश वितरण है। ठीक है, ये हमारा रेखीय आवेश वितरण है। इसका कोई छोटा सा आवेश हमने ले लिया dq, यहाँ पे कोई छोटा सा आवेश dq ले लिया जो कि dl लंबाई में है। ठीक है, और ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक, यहाँ पे बिंदु A मान लो, मतलब ये जो dq है ये किसी बिंदु A पर है, और यहाँ से यहाँ मैं मान के चलता हूँ एक बिंदु B है जहाँ पे कोई q आवेश है, और ये q आवेश जो है ये बिंदु आवेश है। ठीक है, q आवेश बिंदु आवेश है, और इसका जो स्थिति सदिश है वो ये है। चलो तो मान के चलो यार dq का स्थिति सदिश है r वेक्टर और q का स्थिति सदिश है r1 वेक्टर। ठीक, अब आप देख सकते हैं मैं इस पूरे रेखा के कारण, इस पूरे रेखा में जितने भी आवेश हैं उन सब आवेश की वजह से इस बिंदु पर जो आवेश है उस पर निकालने वाला हूं बल। तो देखें बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बेसिक तो हमें पता ही है यार। अब मैं इसके कारण इस पर निकालने वाला हूं। जैसे पहले मैंने Q1 पे निकाला था, इसकी वजह से Q2 की वजह से, तो Q2 से ही तो Q1 पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मतलब जो स्थिति सदिश थी वो यही तो थी, क्योंकि इस पर निकाल रहे थे और इसके कारण निकाल रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक यही तो हमारा वेक्टर था। अगर ये A है ये B है तो B से A की तरफ। ठीक है, और क्या था, और इसी पे हमने फोर्स निकाला था कितना है। तो हमें दिशा तो पता चल ही रही है कि यार जिसके कारण निकालना हो और जिस पर निकालना हो वो विस्थापन हो गया या स्थिति सदिश हो गया। तो यहाँ पे हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इस रेखीय आवेश वितरण के कारण। रेखीय आवेश वितरण के कारण मतलब इसके कारण निकाल रहे हैं, और इस पर फोर्स निकाल रहे हैं Q पर। तो जिसके कारण निकालते हैं वहाँ से जिस पर निकालते हैं उधर होता है विस्थापन की दिशा। तो बताओ यहाँ पे A से B की तरफ हो जाएगा स्थिति सदिश या नहीं। तो AB बराबर, यहाँ पे AB वेक्टर बराबर पहले ही से क्लियर है, OB में से OA घट जाएगा, मतलब R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं किसी सूक्ष्म आवेश dq के कारण। सबसे पहले छोटे से आवेश dq की वजह से निकालेंगे, फिर पूरे संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण निकालेंगे। तो सबसे पहले dq के कारण आवेश q पर या बिंदु आवेश q पर जो बल है वो निकालते हैं F वेक्टर। मैंने इसको सीधे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को वेक्टर फॉर्म अभी समझाया है। तो कांस्टेंट लिख लो 1/4πε0, मान के चलो ये वायु में है। ठीक, फिर दोनों आवेशों का गुणनफल, तो यहाँ है dq इंटू q। ठीक, फिर क्या करेंगे, dq इंटू q तो कर दिया। अब बीच की दूरी, dq और q के बीच की दूरी, तो यार dq और q के बीच की दूरी जो है वो है ab। तो ab को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे मैं ab पे वेक्टर लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ab वेक्टर का मॉड कर दूंगा और उसका क्यूब कर दूंगा। बिल्कुल अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया है वेक्टर फॉर्म में बल कैसे निकालते हैं। वैसे तो यहाँ r² हो जाता था, लेकिन यहाँ r वेक्टर लग के यहाँ r³ हो जाता था ना, और जो r³ था वो r वेक्टर का क्यूब था। बिल्कुल वैसे ये ab जो है ab³ वो ab वेक्टर का क्यूब हो गया, और यहाँ ab वेक्टर लगा दिया। ठीक है, हमें पता है यार a से b की तरफ डायरेक्शन है, तो इसको लिख देंगे f वेक्टर बराबर ये निकल आया हमारा। ठीक, अब dq क्या है, अभी आपको पढ़ाया था मैंने रेखीय आवेश घनत्व, और वो क्या था, लैम्डा बराबर dq/dl। भैया ये जो dq आवेश है ना बहुत छोटा, ये किसी सूक्ष्म लंबाई dl में है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर हो जाता है dq/dl। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये dq बराबर क्या हो जाएगा, ये dq बराबर हो जाएगा लैम्डा dl। dq बराबर लैम्डा dl यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो f वेक्टर बराबर 1/4πε0, dq की जगह कर दो लैम्डा dl, और ये हो गया q
ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताया है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बी की स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा देते हैं, तो ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी का स्थिति सदिश मतलब r1 वेक्टर, ये है r1 वेक्टर, ये है r वेक्टर, तो यहाँ ए बी को लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर, ठीक है। और ए बी वेक्टर का मॉड मतलब वही r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर, उसका मॉड और उस पर लगा दिया q, ठीक है। तो ये जो फोर्स निकल आया ये डी क्यू के कारण निकला है, इस सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण। पर अब हम निकालेंगे संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण, इस पूरी लंबाई की कारण, इस पूरे आवेश वितरण के कारण, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण जो फोर्स है वो किस पर, क्यू पर। तो एफ वेक्टर बराबर, देखो यार ये छोटा सा फोर्स निकल के आया क्योंकि छोटी सी लंबाई डी क्यू की वजह से निकल के आया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंप्लीट फोर्स जो निकाल रहे हैं वो है, इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, इस पूरी रेखा का समाकलन करना पड़ेगा, जितना भी आवेश है पूरे को जोड़ना पड़ेगा, तो पूरे का समाकलन कर लो। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एल, एल का मतलब है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, और ये हो जाएगा कांस्टेंट जो भी है वो लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल, चलो बाद में लिख लेंगे, लैम्डा क्यू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर, यहाँ पे भी r1 वेक्टर लिख दे रहे हैं, उसके मॉड का क्यूब, और यहीं पे चलो dl लगा ले रहे हैं, जगह नहीं है, इसको यू लाइन कर दे रहा हूँ ताकि सेपरेशन देगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये हमारा जो फोर्स निकल के आ गया, ये पूरा बल निकल आया हमारा किसके कारण, ये हमारा बल निकल आया इस पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण, इस पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण जो बल निकल आया वो ये निकल आया। बिल्कुल वैसे ही अब हम निकालेंगे, रेखीय आवेश वितरण के कारण भी निकाल लिया, अब निकालेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। तो यार रेखीय की जगह कर दो पृष्ठीय, बड़े ध्यान से देखना, रेखीय की जगह मैंने, चलो पहले फिलहाल एक काम कीजिए, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। तो उम्मीद है पॉज करके नोट कर ली होगी। अब रेखीय आवेश वितरण के कारण हो गया, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। तो रेखीय हटाओ, यहाँ लगा दो पृष्ठीय, ठीक है बॉस, इतना काम हमने कर लिया। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, तो यहाँ पे अब रेखा में नहीं है आवेश, इस बार आवेश जो फैला होगा वो किसी क्षेत्रफल में फैला होगा, किसी पृष्ठ में फैला होगा, ठीक है। तो जो बिंदु आवेश यहाँ पे डी क्यू है वो तो छोटा सा डी ए एरिया में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया, और इस पृष्ठ में भी ये वाला एरिया जो है ये है हमारा डी ए, इतना हमने एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया डी ए, छोटा सा एरिया ये ले लिया हमने डी ए, और इस एरिया पे जो आवेश है वो है हमारा डी क्यू, कितना है डी क्यू आवेश है, और बाकी तो पूरे में धनावेश फैला हुआ है, बाकी तो पूरे में धनावेश फैला हुआ है। अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए के कारण या सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण इस पर पहला फोर्स निकालेंगे, फिर इस पूरे क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे क्षेत्रफल की वजह से निकालेंगे। तो देखें ए बी वेक्टर तो वही है, क्योंकि इसकी वजह से इस पर लगा रहे हैं, तो जिसके कारण और जिस पर लगाते हैं उधर ही वेक्टर होता है, तो ए बी वेक्टर ही रहेगा। r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर ये भी सेम है, और dq के कारण बिंदु आवेश q पर, ठीक है। अभी पहले तो dq की वजह से ही निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, रेखीय आवेश घनत्व था पहले, अब यहाँ हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण वाली सिचुएशन में पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है सिग्मा बराबर dq अपॉन डी ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा डी ए, ठीक है, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। तो पहले जो डी क्यू था वो था लैम्डा डी एल, रेखीय आवेश घनत्व और लंबाई, अब वही हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रफल, उनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ लैम्डा डी एल हटा के इसको कर दिया सिग्मा डी ए, ठीक है। और पूरा का पूरा सेम, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे और थोड़ा चेंज है,
ये था डी क्यू के कारण, सूक्ष्म बिंदु आवेश डी क्यू के कारण, ये तो बिंदु आवेश के कारण है, डी क्यू के कारण। अब पूरा का पूरा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण रेखीय हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, और यहाँ लिख दो संपूर्ण पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल। तो भैया ये जो सिग्मा है, सिग्मा डी ए, ये यहाँ लग जाएगा, लैम्डा डी एल की जगह सिग्मा डी ए लग गया, और यहाँ लाइन इंटीग्रेशन ना होके सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब है पृष्ठीय समाकलन, यानी एस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और ये हमारा फोर्स निकल आया कि इस पूरे पृष्ठ ने, संपूर्ण पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, मतलब इस पूरे पृष्ठ ने जिस पे आवेश फैले हुए हैं एक समान रूप से वितरित हैं, इस पूरे पृष्ठ ने इस आवेश के ऊपर कितना बल लगाया वो ये निकल आया, ठीक है। तो इसे भी जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए। तो उम्मीद है अब नोट कर लिया होगा पॉज करके। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी, वो होगा आयतन आवेश वितरण। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो है आयतन आवेश वितरण के कारण। तो पृष्ठीय शब्द हटा दो, आयतन लगा दो, कितना आसान है यार, आयतन आवेश वितरण के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे जो आवेश छोटा सा डी क्यू पृष्ठ में फैला हुआ है, ये आयतन में फैला होगा, ठीक है बॉस। अभी देखें क्या करते हैं, तो हम यहाँ आयतन से मतलब एक घन टाइप में आवेश फैला होगा, ठीक है। तो ये मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने एक घन बना दिया, और इस पूरे घन में एक समान आवेश फैला हुआ है पूरे घन में, और इस घन में ही कोई बिंदु ए है, और उस बिंदु ए से और उस बिंदु ए में देखें बड़े ध्यान से, वैसे तो ये पूरा का पूरा ऐसा है पूरा आवेश, ये पूरा आवेश ऐसा है, और ये आयतन में है पूरा, समथिंग इसी आयतन में है, ठीक है। और इस आयतन में से छोटा सा जो आवेश है, छोटा सा आवेश डी क्यू, वो इस घन में है। इमेजिनरी है ये सब, ध्यान से सुनना, घन एक्चुअली बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने बना दिया है, ठीक है। और ये डी क्यू आवेश है यहाँ पे फैला हुआ है इस घन में। तो इस डी क्यू आवेश के कारण सबसे पहले इस आवेश पर मैं बल निकालूंगा कितना है, फिर इस पूरे आयतन के कारण इस आवेश के ऊपर मैं बल निकालूंगा कितना है। तो ए बी वेक्टर भैया ये इसकी वजह से इस पर, यानी ए की वजह से बी पर, तो ए बी वेक्टर तो वैसे भी रहेगा, यहाँ पे बिंदु ए मान लो, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट पे ए, ठीक है। ए बी वेक्टर तो वही है R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, डी क्यू के कारण बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाला बल एफ वेक्टर बराबर भी यही रहेगा, बिल्कुल सेम, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ चेंज अगेन आ जाएगा। अब यहाँ आयतन आवेश वितरण है, तो आयतन आवेश वितरण में यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा, यहाँ सिग्मा की जगह आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रो, और एरिया की जगह dv हो जाएगा, यानी कि इस घन का, इस घनाकार जो आवेश है इसका आयतन है dv। तो रो बराबर dq अपॉन dv, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और dq बराबर रो dv, ठीक है, ये है। तो यहाँ dq की जगह रो dv कर दिया जाएगा, यानी आयतन आवेश घनत्व इंटू आयतन, जैसे यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हटाओ और इसकी जगह रो इंटू dv लगा दिया, और पूरा का पूरा सेम है बिल्कुल वैसे। यहाँ ये है छोटे से बिंदु आवेश dq के कारण, ये निकाल लिए ये वाला फोर्स। अब हम निकालेंगे संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण। तो यहाँ पृष्ठीय शब्द हटा दो और यहाँ लगा दो आयतन आवेश वितरण के कारण, तो यहाँ लग जाएगा संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल। तो भैया यहाँ सिग्मा डी ए हटा दो, और सिग्मा डी ए की जगह फिर दोबारा वही रो डी वी लगा दिया, तो ये हो गया रो डी वी, ठीक है। और यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन ना होके वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि पृष्ठीय समाकलन ना होके आयतन समाकलन हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये डी वी जोड़े जाएंगे। तो ये आ गया संपूर्ण आयतन आवेश के कारण, इस पूरे के पूरे आवेश के कारण, जो कि आयतन में है, एक इस टाइप से 3D में है, इस आयतन आवेश के कारण लगने वाला, इस आवेश बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल है वो ये निकल आया। तो कुल मिला के कूलाम के नियम में जो हमने पढ़ा था
वो पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, और यहाँ पढ़ा है पूरा का पूरा आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल, यानी सतत आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल, जो कि 3 टाइप के थे। रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला विद्युत बल, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला विद्युत बल, और आयतन आवेश वितरण के कारण लगने वाला विद्युत बल। तो ये भी नोट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।